तो दोस्तों कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हमारी आज की कहानी है लोकेश की। लोकेश जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन है। इनका अपना कारोबार है। इन्होंने 2015 के जनवरी महीने में एक मकान खरीदा, बिना ये जाने कि कहीं मकान के अंदर कोई राज तो दफन नहीं। उनकी इतनी अच्छी हंसती खेलती जिंदगी में ऐसा दखल पड़ा कि फिर इनका सामना ऐसे खौफनाक मंजर से हुआ जो कि मौत से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक था। लेकिन दोस्तों इस कहानी को पूरा सुनने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। दोस्तों कहानी के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा, पर फिलहाल ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम लोकेश है। ये बात 2014 एंड की है, जब मेरा बिजनेस कंप्लीटली कोलकाता में सेटल था। मेरे पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैं देहरादून से कोलकाता शिफ्ट हो रहा था। इसी सिलसिले में मुझे एक घर भी खरीदना था, एक नया घर जहां मैं अपने परिवार के साथ सुकून की जिंदगी गुजार सकूं। तो ठीक दोस्तों कोलकाता का एक शहर मडगांव के पास मैंने एक घर के बारे में सुना। मुझे उसकी डिटेल बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैंने तुरंत उस हवेली के ऑनर से बात करके डील फाइनल भी कर दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ दिक्कतें भी थी। पहली दिक्कत तो ये थी कि वो घर बड़े सुनसान इलाके में पड़ता था, दूर दूर तक कोई रहवासी नहीं था। साथ ही दूसरी एक और दिक्कत थी, वहां ना कोई कर्मचारी साफ सफाई करने वाला, यहां तक कि कोई वॉचमैन तक नहीं मिलता था। और ठीक जब मैंने उसी इलाके से बाहर के लोगों से इसकी वजह पूछी तो उनका जवाब बड़ा अजीब था। वो कहते थे कि वो घर शुभ नहीं माना जाता। कहते हैं कि उस घर में कई रूहें भटकती हैं जो कि वहां से गुजरने वाले शख्स या जीव जंतु का खून चूस लेती हैं। दोस्तों सच कहूं तो उनका जवाब मुझे और भी इंटरेस्ट दिला रहा था, क्योंकि मैं कभी भी इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। इनफैक्ट मैं तो इन सब का मजाक ही बनाता आया हूं। वैसे यकीन कीजिएगा वो घर था तो बड़ा सुंदर। उसका एक्सटीरियर इंटीरियर सब कुछ बड़ा अच्छा और वंडरफुल था। मुझे पर्सनली वो घर बहुत पसंद आया। साथ ही इस घर का बजट मेरी उम्मीद के मुताबिक कम ही था। दोस्तों वो कहते हैं ना, जब परेशानी को दरवाजे पर दस्तक देनी होती है तो वो किसी ना किसी रूप में हाजिर हो ही जाती है। ऐसा ही कुछ अब मेरे साथ भी होना था। वैसे मैंने अपनी वाइफ को लोगों के कमेंट्स नहीं बताए। मैंने उसे ये बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि ऐसा करने से वो बेचारी डर जाती और तो और शायद रहने को भी मना कर देती। मुझे तो वो घर पसंद था और इतना अच्छा मौका मैं गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि सोसाइटी बनाने से पहले कोई तो ऐसा इंसान होना ही चाहिए जो कि पहला घर लेता, और वो इंसान और कोई नहीं मैं ही बना था। दोस्तों मैं एक हफ्ते के अंदर में ही अपनी फैमिली को लेकर उस घर में शिफ्ट हो गया। शुरुआत के 2 दिन बड़े अच्छे बीते, पर इसी तरह एक शाम जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मैंने पाया कि मेरा छोटा बेटा, जिसकी उम्र लगभग 5 साल की थी, वो एक झूले की तरफ देखकर बातें कर रहा था। मतलब कि वो खुद एक झूले पर बैठकर झूल रहा था और ठीक उसके बगल में जो झूला था उसकी तरफ देखकर बातें कर रहा था। साथ ही चौंकाने वाली बात यह भी थी कि मेरा बेटा जिस झूले पर बैठा था उसके बगल वाला झूला भी अपने आप हिल रहा था, जबकि वहां कोई हवा का खासा दबाव भी नहीं था और ना ही वहां कोई मौजूद था। दोस्तों मुझे ये चीज बड़ी अजीब लगी, क्योंकि इस तरह भला कैसे हो सकता है। लेकिन हां, तभी मेरे दिमाग में एक बात आई। मुझे लगा कि शायद बच्चे ने उस झूले को हिलाने के बाद बगल वाले झूले में आकर बैठकर बस ऐसे ही मस्ती ले रहा होगा। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं। यही सोचकर मैं पहले अपने बेटे के पास गया। मैं उसे गोद में उठाते हुए कमरे में ले आया। मैंने अपने बेटे के साथ मस्ती करते हुए उससे ऐसे ही पूछा
कि वो अभी थोड़ी देर पहले किससे बातें कर रहा था। दोस्तों, मेरे बेटे का जवाब दिमाग घुमा देने वाला था। उसने कहा, एक आंटी उस झूले पर झूल रही थी, वो मुझसे बातें कर रही थी। दोस्तों, मैंने जब अपने बेटे के मुंह से इतना सुना तो मेरे होश गायब थे। आखिर इतना छोटा बच्चा झूठ कैसे बोलेगा? उसमें तो अभी इतना दिमाग भी नहीं था कि वो अपने मन से बनाकर बातें बोल सके। उस वक्त उसकी बातों का वहम मानना बिल्कुल फिजूल था, क्योंकि मैंने उसे खुद किसी से बात करते देखा था। एक पल को तो मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं करता भी तो क्या। इसके बाद हम सब ने खाना खाया और फिर सोने के लिए चले गए। अगली सुबह थोड़ी बारिश होने लगी। उस वक्त मैं अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन तभी एक बड़ी अजीब चीज देखकर हमारे होश उड़ गए। हमने देखा कि उस घर की छत से खून नीचे की तरफ गिर रहा था, यानी कि पानी के बहाव से खून रिसकर जमीन पर गिर रहा था। क्या ये वाकई में खून था या फिर घर को अभी मरम्मत की जरूरत थी? कुछ भी हो, लेकिन अब मैं इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं लोगों की जुबानी कही गई इस घर के नाम से जोड़ पा रहा था। सच कहूं तो हम लोग इस दृश्य को देखकर थोड़ा घबरा भी गए। मैंने भी मरम्मत की बात करके बात को टाल दिया। खैर, बूंदाबांदी खत्म होने के बाद मैं चुपचाप ऑफिस चला गया। लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे पर मेरी वाइफ की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। मुझे उसने कॉल करके घर पर बुलाया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी खून की उल्टियां कर रही थी, साथ ही उसका चेहरा भी पूरा खून से रंगा हुआ था। एक पल के लिए तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। मुझे लगा कहीं सीढ़ियों से तो नहीं गिर गई। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैं तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया। मेडिकल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक थी। उसे किसी भी तरह का इंटरनल प्रॉब्लम नहीं था। कुछ घंटों बाद जब मेरी वाइफ होश में आई तो वो अब थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी। तब जाकर मैंने उससे पूछा कि आज अचानक ऐसा क्या हो गया। मुझे उसके चेहरे पर एक भयानक डर का दृश्य साफ साफ दिख रहा था। उसने मुझसे कहा, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगी शायद तुम उस पर यकीन ना करो। आज दोपहर को मैं अपना शक दूर करने के लिए घर के टेरेस पर गई थी। वहां मैंने जो देखा उसने मुझे हद तक डरा दिया। मैंने वहां देखा कि वहां लाशों के ढेर पड़े हैं और खून की तो जैसे बाढ़ आई है। वहां पर मैंने देखा कि एक औरत जिसने घूंघट नीचे किया था, वो अपना सर नीचे किए बड़े सुकून से उस खून को पीने में व्यस्त थी। इस नजारे को देखते ही मेरी चीख निकल गई, जिसके बाद तुरंत वो औरत मेरी तरफ मुड़ी और बंगाली भाषा में मुझे कुछ कुछ कहने लगी। उसके शब्द तो मैं नहीं समझ पाई, पर वो शायद मुझे ये चेतावनी दे रही थी कि मैं इस घर को छोड़ दूं, वरना वो मेरा भी खून इसी तरह पिएगी। बस इसके बाद मैं नीचे की तरफ भागने लगी और अपने कमरे में आ गई। वहां पहुंचकर मैंने अपने कमरे की खिड़की पर एक गिलास देखा जो कि पानी से भरा था। उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी, इसीलिए मैंने वो पानी तुरंत पी लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि मैंने तो छत पर जाने से पहले कोई गिलास इस तरह नहीं रखा था। बस मैं तुम्हें छत पर हुआ सारा वाकया बताने ही वाली थी कि तभी मुझे जोरों से खून की उल्टियां होने लगी। मेरा पूरा शरीर गर्म होने लगा और मैं अचानक बेहोश हो गई। दोस्तों, मेरी पत्नी की इन सब बातों के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैं समझ चुका था कि मेरा उस घर में रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी कारण मैंने सेम डे वो घर को छोड़ने का निर्णय लिया। न जाने क्या था वहां पर, ये तो मैं नहीं जानता था, लेकिन मैंने अपनी वाइफ की बात सुनने के बाद इस फैसले को लेने में जरा भी देरी नहीं की। मैं तुरंत अकेले ही घर पर गया। मेरी बीवी बच्चे सब हॉस्पिटल में स्टाफ की निगरानी में थे। उस घर में हमारे कई सामान और कई डॉक्यूमेंट्स रखे थे। बस मैं उन्हें ही लेने गया था। हॉस्पिटल में पहले ही शाम हो चुकी थी और समय भी काफी हो गया था। मैंने तुरंत गाड़ी में सामान वगैरह रखा। मैं निकल ही रहा था कि मुझे याद आया कि हमारा फैमिली फोटो वो तो अंदर ही छूट गया था। मैं तुरंत उसे लेने अंदर चला गया, पर इस बार घर के अंदर का वातावरण बिल्कुल ही बदल गया था, जिससे कि अब मुझे भी डर सा लग रहा था। ये बात तो आप भी समझ ही सकते हैं। खाली घर और अकेला इंसान
डर तो लगता ही है। मैं अंदर पहुंचा और मैंने जैसे ही टेबल पे रखी फोटो को अभी छुआ ही था कि तभी मैंने खुद की फोटो पर खून की बूंदें गिरते देखा। ये सब देखकर मैं तुरंत पीछे हट गया, जिसके कारण वो फोटो जमीन पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। मैंने शायद दोबारा यहां आकर एक और गलती कर दी थी। इसी वजह से मैं पीछे पलटा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मेरे दरवाजे की तरफ बढ़ते ही दरवाजा अपने आप पता नहीं कैसे पर बंद हो गया। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, यहां से बाहर कैसे निकलूं। इसी उधेड़-बुन में तभी मैंने पीछे से पायल की आवाज सुनी, जिसे सुनकर मैं तुरंत पीछे पलटा। मैंने देखा एक बड़ी भयानक शक्ल की औरत सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वो ना जाने क्यों पर बंगाली भाषा में कुछ अजीब ही बोल रही थी। मैं धीरे धीरे पीछे की तरफ हटने लगा। वो धीरे धीरे एक एक सीढ़ी नीचे उतरती रही। उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद आज वो मेरी जान लेकर ही मानेगी। मैं बस किसी तरह इधर उधर कर रहा था। मैंने जैसे ही भागने की कोशिश की तो वो तुरंत ही मेरे ठीक सामने आ गई। लेकिन इससे पहले वो कुछ करती कि तभी बाहर से खिड़की टूट गई। मैंने तुरंत उस ओर देखा तो पाया कि एक अघोरी सीधा अंदर घुसा और उसने हर जगह धुआं धुआं कर दिया। ठीक उस धुएं की वजह से वो जो कुछ भी था एकदम से गायब हो गई। दूसरी तरफ खिड़की से ही मेरी पत्नी मुझे आवाज देने लगी। मैं तुरंत ही खिड़की से बाहर निकल गया। घर के बाहर आकर मुझे मेरी पत्नी ने बताया कि उसे शक था कि मैं जरूर अकेले उस घर में जाऊंगा, इसीलिए वो मुझे एक पल भी उस घर में जाने नहीं देना चाहती थी। उसने तुरंत एक अघोरी को उसकी कुटिया से बुलाकर उस घर की तरफ ले आई। मैंने तो मेरी पत्नी की ये बात सुनकर उसका बहुत शुक्रिया किया। सच कहूं तो बड़ी मुश्किलों से मेरी जिंदगी मौत के मुंह में जाते जाते बची है। वाकई जो कुछ भी हुआ था वो बहुत ही डरावना था। दोस्तों, इसीलिए कभी भी ऐसी जगहों पर रहने से पहले उस जगह की अच्छी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। हालांकि नुकसान तो किसी को नहीं हुआ, पर अक्सर जब मैं इन सब के बारे में किसी को बताता हूं तो बहुत ही कम लोग इस बात पर यकीन कर पाते हैं। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी लोकेश की कहानी। दोस्तों, मेहनत करना अच्छी बात है, पैसे कमाना उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। साथ ही इन दोनों चीजों से मिलाकर जब इंसान अपना घर बनाने की सोचता है उसे तो सभी लोग सोने पे सुहागा कहते हैं। लेकिन दोस्तों, मेहनत कोई और करता है, पर ये सारी चीजें उस मेहनत को सफल नहीं होने देती। अब दोस्तों, आखिर क्या उस घर का राज है ये तो मैं नहीं जानता, पर आपको कुछ भी ऐसा लगता हो कि जिस वजह से वहां पर ऐसा होता हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। बस आप जो आपको ठीक लगे एक बार लिखकर जरूर देखिएगा। बाकी मैं मिलता रहूंगा आपको ऐसी ही रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।